Welcome to Bradford International School Integrated Program, and in this video we are having अभय सर, जो कि हमारे बॉटनी के फैकल्टी हैं, जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप जुड़ गए हैं। और यहाँ पे आज कुछ बॉटनी से रिलेटेड अभय सर बात करेंगे और अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और मुझे लगता है कि जब आप बॉटनी को पढ़ोगे इंटरेस्टेड होकर के, तो नीट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है जो हमें बायो में लर्न करना होगा। नीट वाले बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो स्कूल से जुड़ें और स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को बहुत आसानी से नीट की तैयारी बोर्ड के साथ साथ करें। तो आज हमारे साथ अभय सर आपको बॉटनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। वेलकम सर। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार, बॉटनी फैकल्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर हमारा ये जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो SIP है वो है क्या और कैसे ये बच्चों को बेनिफिट करने वाला है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग पटना में पहली बार आ रहे हैं। स्कूल के अंदर स्कूल स्टडी के साथ साथ हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही स्कूल प्रोग्राम में, इस क्लासरूम में बैठकर ही कराने वाले हैं। यानी बच्चों को अब तैयारी के लिए क्लासरूम के बाद कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों सर? और इसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो भी नीट के सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो नीट के एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा क्लासरूम में ही उनको स्कूल टाइम में ही वो सारी प्रिपरेशन कराया जाए, सारा कोर्स कराया जाए। इससे दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो बच्चों को स्कूल के साथ ही उनका कोर्स भी कवर होगा, जिससे वो बोर्ड भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि उन्हें सफिशिएंट सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखा गया है कि स्कूल के बाद बच्चों को कोचिंग क्लासेस करना कितना हेक्टिक होता है, उनका दो जगह टाइम वेस्ट होता है। और इसके चलते होता क्या है कि बच्चे तो कोचिंग का या फिर स्कूल की चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो उस सेल्फ स्टडी कर सकें, उन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो इसके लिए ये जो स्कूल इंटीग्रेटेड हमारा प्रोग्राम है, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। इस प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं और आपके बच्चों को स्कूल में ही ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा हमारा ये आगे प्रोग्राम प्रोसीड करेगा। और मैं अभय कुमार, बॉटनी फैकल्टी, जो कि नीट में आप जानते हैं कि 50% जो वेटेज बायो का ही होता है। आउट ऑफ 180 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12 गोइंग जो भी बच्चे हैं उनका तो अभी सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है कि पहले अपने वो बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो कैसे कवर करते हैं, और साथ ही साथ हम उनको ये गाइड करेंगे कि जो भी नीट के क्वेश्चंस आप मैक्सिमम बोर्ड के साथ ही कर पाओ। तो ये जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज गोइंग टू बी द बेसिक चैप्टर फॉर क्लास 12। ठीक है बच्चों? तो क्लास 12 में जब आप शुरू करोगे तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका एक बेस बना देगा अदर चैप्टर्स के लिए, चाहे वो जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, या फिर इकोलॉजी वगैरह भी समझने की बात हो। तो आप में रिप्रोडक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट इन चैप्टर से मिलेगा और आपकी 12th की एक तरह से क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो आई वेलकम ऑल द 12th गोइंग स्टूडेंट्स इन दिस क्लास बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है कि आप स्कूल कोर्सेज के साथ ही जेईई नीट लेवल की भी तैयारी
कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास 12th में क्लास 11th में आप लोगों ने डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, और इस चैप्टर्स में आपको एक चीज देखने को मिली होगी, रिप्रोडक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स याद है आपको बच्चों क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अदर टर्म क्या है हमारे बायो में? इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स को और क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब सीड, यानी वैसे प्लांट्स जिनके सीड कवर्ड हो, नेकेड नहीं हो, कवर्ड हो एक फ्रूट के अंदर, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। और उन्हीं प्लांट्स की हमें रिप्रोडक्शन समझनी है। आखिर ये प्लांट्स कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी चर्चा हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। आपको बता दिया जाएगा कि प्लांट्स के फर्दर 5 डिविजन्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स सबसे जो डेवलप और मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास है प्लांट की, वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स। तो जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कहते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन या पार्ट्स जो इन्वॉल्व होगा इस चैप्टर में, जैसे नाम ही है फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस चैप्टर के लिए, वो होगा इसका फ्लावर। यानी इस चैप्टर में हमें फ्लावर के अंदर ही ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कहाँ होगा? एक फ्लावर के अंदर। तो हमारा जो भी डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर, वो कहाँ होगा? एक फ्लावर के इर्द गिर्द, अराउंड द फ्लावर। जो भी डिस्कशन इस चैप्टर के होने जाने वाली है, वो कहाँ होगा? एक फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर हम जानते हैं फूल, हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? फूल, पुष्प। अगर शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो फ्लावर को क्या कहते हैं? पुष्प। ठीक है, क्या काम होता है फ्लावर का? जैसे हम कोई भी आपका फंक्शन हो, खुशी हो, गम हो, अफेक्शन हो, लव हो, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन का मीडियम है। कोई खुशी का मौका हो, किसी की शादी हो, बारात हो, ठीक है, या फिर गम के मौके पर, या किसी को इजहार करना हो, अपनी बात बताना हो, तो क्या एक फूल अच्छा माध्यम होता है। हर जगह फूल से आप शोक भी प्रकट करते हैं, खुशी भी प्रकट करते हैं, सुख भी, दुख भी, हर जगह इसकी उपस्थिति है। तो एक फूल के माध्यम से ही हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई। तो बताइए फ्लावर क्या है? फ्लावर, इसीलिए फ्लावर को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। यानी एक फूल के अंदर ही वो सारी प्रक्रिया घटेंगी जो किसी ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल के अंदर होती है। जैसे एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव होता है, जंतु में भी होता है। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एक नर, एक मादा, उनके मिलने से एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। सेम पैटर्न, सेम फिनोमिनन कहाँ रिपीट होंगी? इस फ्लावर के अंदर। फ्लावर में क्या होता है? इसका एक मेल पार्ट होगा जिसे हम स्टैमेन कहेंगे, फीमेल पार्ट होगी जिसे हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम, या फिर यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं। और फिर इन दोनों के अंदर कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना होगा, घटनाएं होंगी, यानी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे
जिसके अंदर हम इस प्रोसेस को समझने वाले हैं। यानी एक फूल के अंदर जो भी घटनाएं घटेंगी उसको हमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करना है जब तक कि एक सीड का निर्माण, एक बीज का निर्माण ना हो जाए। क्योंकि जब तक एक बीज नहीं बनेगा न्यू लाइफ कैसे ओरिजिनेट होगी। तो इस चैप्टर में अगर हम स्पेसिफिक कहें कि फ्लावर से हमें फाइनली एक सीड का निर्माण करना है, बीज का, यानी एक फूल से एक बीज बनने की जो भी प्रोसेस होगा, जो भी अभिक्रियाएं होंगी, जो भी फेनोमेनन घटित होंगी, उन सारे फेनोमेनन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी सिंपल सी एक फूल है और फूल से किन परिस्थितियों में, किन घटनाओं के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद एक बीज का निर्माण हो पा रहा है, एक सीड का निर्माण हो पा रहा है, उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सीड ये जो बनता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन का जो सीड बनता है, वो कहा जाता है कि फ्यूचर जनरेशन का एक बेबी प्लांट है। यानी सीड को हम कह सकते हैं फ्यूचर प्लांट। सीड में क्या छुपा रहता है? एक फ्यूचर छुपा रहता है, एक भविष्य रहता है नए पौधे का। सीड में क्या रहता है? फ्यूचर ऑफ अ न्यू प्लांट। सीड क्या है? जैसे बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं, उसी तरह बीज भी क्या है? अपने ग्रुप के लिए अपने संतान है। यानी सीड क्या है? फ्यूचर ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, इतना क्लियर है कि जो भी डिस्कशन हमें करना है वो सीड के अंदर, फ्लावर के अंदर, फ्लावर से सीड और सीड से एक नए प्लांट की डिस्कशन। तो सबसे हम पहले आके डिस्कस करते हैं कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, तो क्या फ्लावर उस पौधे में कब आता है? कोई भी पौधा ऐसा तो है नहीं कि पौधा उगा और तुरंत उसमें एक फूल दिखने लगा। ठीक है, पहले कोई भी पौधा अगर हम आप लगाते हैं किसी बीज से, तो कोई भी नया पौधा कैसे बनता है? सबने देखा होगा कि कोई भी पौधा मिट्टी के अंदर हम लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या, एक छोटा सा उससे बेबी प्लांट या प्लांटलेट निकलता है। वही पौधा धीरे धीरे धूप, पानी, हवा, इन सब से एनर्जी ऑब्टेन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और धीरे धीरे एक बीज नन्हे पौधे में परिवर्तित होकर एक नया पौधा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए पहले हम एक पौधे की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करें कि आखिर एक पौधा जमीन से कैसे निकलता है, कैसे बड़ा होता है और कैसे फिर उसमें फूल निकलते हैं और फूल से फिर एक बीज का निर्माण होता है। तो सपोज एक ये क्या है? सीड, एक बीज है जिसे हमने मिट्टी में लगाया जमीन के अंदर। कुछ दिनों बाद क्या होगा? 2, 4, 5 दिन में इस बीज से, इस बीज का क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। ये क्या होगा? जर्मिनेशन होके ये बीज एक पौधे को जन्म देगा, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और धीरे धीरे हवा पानी की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करने लायक हो जाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी इसमें आने लगेगी, इसके पत्ते बनेंगे, पत्तों का निर्माण होगा, टहनियां बनेंगी। ठीक है, पहले
मुलायम पत्ते बनेंगे, फिर वही पत्ते बड़े होंगे और धीरे धीरे इनमें ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ समय के लिए क्या दिखता है कि कोई भी पौधा केवल बढ़ रहा है, उसमें पत्ते दिखेंगे या फिर उसमें क्या दिखेंगे, उसकी थोड़ी थोड़ी टहनियां दिखेंगी, उसके जो स्टेम है स्टेम दिखेगा, तना जिसे हम कहते हैं स्टेम, और लीव्स पत्ते दिखेंगे। लीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो भी सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम लीव्स कर रहा है। और ये तो हमें जमीन के ऊपर दिख रहा है, लेकिन जमीन के नीचे भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जमीन के नीचे क्या दिखेगा बच्चों? तो जमीन के नीचे जो हमें नहीं दिखता है, लेकिन पौधे का विकास जमीन के नीचे भी होता है, यानी इसके रूट्स का डेवलपमेंट, इसकी जड़ें जितनी फैलेगी जमीन के अंदर उतने ये वाटर का बेटर एब्जॉर्प्शन कर पाएंगी, मिनरल्स का बेटर एब्जॉर्प्शन कर पाएंगी, और इसी एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ये एक पौधा प्रॉपर वे में विकसित होगा, डेवलप होगा। तो इसके रूट्स भी इसके डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रूट्स डेवलप हो गए यानी ये पौधा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, और इसमें मेनली इसका अभी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, फ्लावर को छोड़ के जितने भी ऑर्गेन्स हैं इस फ्लावरिंग प्लांट्स को, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे ब्रांचेज हो, इन सब को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गेन्स। तो ये रूट, स्टेम, लीफ को हम क्या कहेंगे, कौन से पौधे के पार्ट हो गए, ये वेजिटेटिव पार्ट है। ये क्या है बच्चों, वेजिटेटिव। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है वेजिटेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो आखिर रिप्रोडक्शन क्यों, कैसे हो जाता है, पौधे कब रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होते हैं, इसका भी एक कार पौधों का अलग अलग टाइम, जैसे एनिमल्स में, जानवरों में भी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं, जिनको रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। तो ठीक वही पौधों में भी ऑपरेट होता है। पौधों भी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही फ्लावरिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं, यानी किसी भी पौधा में दैट डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी। जैसे आम का पौधा है, नीम है, जैसे हमारे जो भी सीरियल्स क्रॉप्स हैं, धान, गेहूं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो इनका सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि कितने साल में वो या कितने महीने में वो फूल देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। ये इनका इनिशियल कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज या रिप्रोडक्टिव टाइम। तो कोई भी पौधा पहले क्या होगा, उसके रूट्स, स्टेम डेवलप होंगे, लीव्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां आएंगी तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और बच्चे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो लीव्स हैं क्या बनाएंगी, क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस। और यही सोर्स ऑफ एनर्जी है पौधों के लिए या फिर पूरे लिविंग सिस्टम के लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी अभिक्रिया है जिससे कि पूरा लिविंग सिस्टम या फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो इस अर्थ पे मिनिमम ही लाइफ पॉसिबल है। अगर जीवन का विस्तार इस पृथ्वी पे हुआ है तो उसके पीछे फोटोसिंथेसिस इज द मेन फैक्टर बिहाइंड इट। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो इस दुनिया में लिविंग के लिए कोई जगह नहीं होगी।
ठीक है, एनीवे तो चलिए मुद्दे पे बात करते हैं कि कोई भी पौधा फ्लावरिंग के लिए कब रेडी होता है। जब तक उसके प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, प्रॉपर फूड मटेरियल स्टोर होगा, क्योंकि पत्ते क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और जो इनके डेली लाइफ के लिए जरूरी होगी एनर्जी उतना तो कंज्यूम करेंगे, बाकी का ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च अपने लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में स्टोर कर लेंगे। और जब ये लगेगा कि पौधों में कि हाँ भाई अब तो मेरी एज हो गई है, तब ये फ्लावर देना शुरू करेंगे। यानी जो ब्रांचेज पे जब भी ग्रोथ होता है तो इन नोडल पोर्शन पे कुछ टिश्यूज रहते हैं, उसको क्या कहते हैं बोलिए। जब भी कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके कुछ पॉइंट्स के बाद अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज रहते हैं, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर मैच्योरिटी क्या बनाएंगे, फ्लोरल बड्स। क्या बनाएंगे, फ्लोरल बड्स या फ्लोरल प्राइमोर्डियल। तो आफ्टर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इट डेवलप्स फ्लोरल बर्ड। अब इसमें लीफ की जगह फ्लोरल बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा, फ्लोरल बर्ड्स। ये बर्ड्स लीफ के नोड से भी निकल सकते हैं या फिर एपिकल पोर्शन से भी निकल सकते हैं। और यही फ्लोरल बर्ड्स किसमें डेवलप होंगे, ये फ्लोरल बर्ड्स डेवलप होंगे फ्लावर्स में। तो देख लिया हमने कि आखिर एक सीड से एक फ्लावर को डेवलप होने में कितनी प्रोसेस से, कितने संभावनाओं से गुजरना पड़ रहा है, कितने फेनोमेनन से पास करना पड़ रहा है। तो फाइनली फ्लोरल बर्ड्स किस में डेवलप होंगे, फ्लावर में। यही फ्लोरल बर्ड्स जब मैच्योर होंगे तो एक फूल का निर्माण होगा, किसका, फ्लावर। और यही फ्लावर क्या होगा, बेसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अब ये जो फ्लावर डेवलप हो रहा है तो पौधे के अंदर भी कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंटल कंट्रोल होता है। यानी जो ये वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है हमने तो लिख दिया, वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है, यानी रूट, स्टेम, लीफ का बढ़ना वेजिटेटिव ग्रोथ कहलाता है। तो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये सब जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है या पूरा डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट किसके कंट्रोल में है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये कंट्रोल होते हैं किससे, और मोन्स से। प्लांट हार्मोन्स पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं बताइए, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबेरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ये 5 मेन ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट इन आवर प्लांट्स हैं। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ये शुरू से ही, जैसे ही प्लांट्स का एक नया निर्माण, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, वहीं से ग्रोथ रेगुलेटर्स भी ये सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। और ग्रोथ रेगुलेटर्स के कंट्रोल में ही ये सारा डेवलपमेंट होता है। यानी एक सीड के जर्मिनेशन से फ्लावर के फॉर्मेशन में फोटोसिंथेसिस तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो भी ग्रोथ हो रहे हैं पौधे में, एक पत्ती का निर्माण कब होना है, कितना होना है, ब्रांचेस का फैलाव कब होना है, कितना होना है, उसमें किस टाइम पे फूल का निर्माण होगा, फूल में फिर पॉलिनेशन कब होगा, फिर वो फूल पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन के पॉलिनेशन से सीड कैसे बनेगा, वो सब ये ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स ही निर्माण करते हैं।
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन ऑब्जर्व किया गया है साइंटिस्ट द्वारा कि आफ्टर फुल वेजिटेटिव ग्रोथ, जब किसी भी पौधे का कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है, तब क्या होता है, इन पत्तियों द्वारा एक केमिकल्स का सिक्रीशन होता है। क्या होता है, इन लीव्स के थ्रू कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, सारी पत्तियां केमिकल सिक्रीट करेंगी और एपिकल पोर्शन पे इकट्ठा होने लगेंगी, जो कि एक इंडिकेशन होगा कि अब हमें फ्लावरिंग के लिए रेडी होना है। तो ये जो केमिकल्स पत्तियों से सिक्रीट होते हैं, इनको एक हाइपोथेटिकल नेम दिया गया है फ्लोरिजेन। इनको क्या कहते हैं, फ्लोरिजेन, FLORIGEN। यानी आफ्टर कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ, plants secrete some chemicals which are known as florigen, and these florigens induce the plants to produce floral buds and then flower। तो ये फ्लोरिजेंस के इफेक्ट में ही एक फ्लावर का निर्माण होता है। हम फ्लोरिजेंस को भी एक ग्रोथ हार्मोन की तरह देख सकते हैं, बट अभी तक इसका जो केमिकल नेचर से पूरी तरह से एनालाइज नहीं हो पाया है, बट हाइपोथेटिकली इट इज कॉल्ड एज फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन के इफेक्ट में ही एक फ्लावर का निर्माण होता है आफ्टर कंप्लीट वेजिटेटिव। तो हमने आपको ये, अब इसी फ्लावर में ये फ्लावर क्या है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन के टर्म में कहें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, reproductive organ, sex organ of an organism, of every sexually reproducing organism have some sex organs, जो कि एनिमल्स में होते हैं। फिर प्लांट्स के लिए अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन अंग। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रजनन अंग, यानी इसको कहेंगे फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एज फ्लावर। तो फ्लावर तो क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी भी जानना जरूरी है, स्पेशली जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर सीबीएसई में भी हैं, तो हिंदी टर्म्स भी आपको जानते रहना चाहिए। तो फ्लावर को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव, प्रजनन अंग, पौधों के प्रजनन अंग हैं फ्लावर्स। तो जैसे हमारे तो एनिमल्स में है टेस्टिस, ओवरीज, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इनका भी नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहते हैं, स्टैमेन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कार्पेल। तो एक फ्लावर के अंदर होंगे इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट। और ये फिर क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में कि स्टामेन में फिर पॉलन ग्रेन्स होंगे, फिर वो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये जो लाइफ जर्नी है एक पौधे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर सिस्टमेटिक स्टडी, ये जो भी लाइफ फेनोमेनन है, इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या इवेंट्स हैं जो कि फ्लावर के अंदर घटित होंगे, जिससे कि एक नए सीड का निर्माण होगा, उसको हम सिस्टमेटिकली एक इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।